दोस्तों, एक बार फिर से नेपाल जल उठा है। टिकटॉक की एक वीडियो ने नेपाल की गलियों और सड़कों पर हिंसा की आग भड़का दी है और नेपाल में अब मुस्लिम समुदाय के लोगों को खदेड़ा जा रहा है। वहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, कब्रिस्तानों पर कब्जा किया जा रहा है और वहां रह रहे मुसलमानों को अब डर के साए में जीना पड़ रहा है। नेपाल में आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिंसा की आग वहां की मुस्लिम कौम को जलाने पर आतुर हो गई? ऐसा कौन सा टिकटॉक वीडियो था जिसने हिंदुओं की आस्था को आहत करने का काम किया और अब नेपाल में क्या स्थिति बनी हुई है? दोस्तों, आपके इन सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, जहाँ की सबसे ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है, जो भारत की तरह खुद भी शांति पसंद देश है, वो पिछले कुछ समय से हिंसा पर हिंसा झेल रहा है। वहाँ के लोग, वहाँ की युवा पिछले कुछ दिनों से चैन से जी नहीं पा रहे हैं। पहले उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अपनी सरकार को खदेड़ा, अब वो मुसलमानों को खदेड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल उठता है दोस्तों, वो हिंदू जो कभी हिंसा को बढ़ावा नहीं देते, जो कभी किसी समुदाय के मामले में नहीं पड़ते, जो हमेशा शांति के रास्ते पर चलना पसंद करते हैं, वो आखिर इतने हिंसक कैसे हो गए? दोस्तों, इसका कारण है कि अब हिंदू जाग रहा है और इसकी शुरुआत नेपाल से हो चुकी है। दरअसल ये पूरा विवाद एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ। वो पोस्ट हिंदू समुदाय के खिलाफ था, जिसके बाद उस पोस्ट से शुरू हुआ ये विवाद एक मस्जिद तक जा पहुंचा, जहां से हिंसा भड़कनी शुरू हुई और फिर सोशल मीडिया पर और भी वीडियोस वायरल होने लगी, जिसने इस हिंसा को हवा देने का काम किया। दोस्तों, नेपाल जो हमारा पड़ोसी देश है, जो कई सालों से हिंदू राष्ट्र बनने के लिए तैयार है, वहाँ मुसलमानों की मौजूदगी अब किसी को रास नहीं आ रही है। नेपाल के पीरगंज शहर में सांप्रदायिक तनाव के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में ढोल नगाड़ों के साथ एक जुलूस दिखाया गया है, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं। नेपाल के अधिकारियों के मुताबिक कर्फ्यू 7 जनवरी तक लागू रहेगा और अगर हालात सुधरते नहीं हैं तो इसे और भी बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन इस बीच पारसा जिले के बीरगंज में सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसमें कई ऐसी वीडियोस हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे मुसलमानों को खदेड़ा जा रहा है, जिसमें लोगों का एक ग्रुप ढोल बजाते हुए सड़कों पर मार्च कर रहा है और मुसलमानों के नरसंहार की मांग कर रहा है। इस घटना के बाद वीरगंज में रहने वाले मुस्लिम समुदाय में डर और चिंता का माहौल है। सोशल मीडिया पर सामने आई कई वीडियोस में मांग की गई है कि नेपाल से मुसलमानों को खदेड़ दिया जाए, क्योंकि वो नेपाल के आम लोगों के अधिकारों को छीन रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि नेपाल में प्रशासन का कहना है कि कर्फ्यू के दौरान सुरक्षा बलों को यह आदेश दिए गए हैं कि अगर कोई उपद्रवी दिखे तो वो सीधे उस पर गोली चला सकते हैं। आम लोगों को सलाह दी जा रही है कि जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो वो घर से बाहर ना निकले। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक मामले की शुरुआत हैदर अंसारी और अमानत अंसारी से हुई। इन्होंने ही टिकटॉक पर भड़काऊ वीडियो को शेयर किया, जिसके बाद हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंची और फिर इस हिंसा की आग ने पूरे नेपाल में मुस्लिम समुदाय को अपनी चपेट में ले लिया। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके बाद भी ये हिंसा शांत होने का नाम नहीं ले रही है। हिंदू इतने ज़्यादा गुस्से में हैं कि उन्होंने कई मस्जिदों को भी उसमें भी तोड़फोड़ कर दी है। जो वीडियोस वायरल हो रही हैं उसमें मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा साफ साफ देखा जा रहा है। इन घटनाओं के बाद स्थानीय मुस्लिम समुदाय ने सुरक्षा बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। समुदाय के बुजुर्गों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि शांति और सद्भाव बहाल करने और स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने प्रशासन से अफवाहों को फैलने से रोकने और संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात करने की अपील की है। इस बीच प्रशासन ने कहा है कि वायरल वीडियोस की जांच की जा रही है और कानून व्यवस्था पर उन्होंने नज़र बनाए रखी हुई है और ज़रूरी कदम जो भी उसके लिए लगेंगे वो भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं उसमें यह भी बताया कि नेपाली लोगों को मुसलमानों से खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि वो उनके अधिकारों को छीन रहे हैं। दोस्तों, सवाल है कि क्या नेपाली लोगों को मुसलमानों से वाकई खतरा है? तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि इस्लाम की शुरुआत 7वीं शताब्दी में अरब में हुई, लेकिन अब ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म बन गया है। इसके साथ ही इस्लाम
इस समय दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म भी है। अमेरिका के एक रिसर्च सेंटर का कहना है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का ट्रेंड यही रहा तो वो समय दूर नहीं जब वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। उनका अनुमान है कि जितनी तेज़ी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से साल 2070 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग इस्लाम धर्म को मानने वाले होंगे। दोस्तों, नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था। राजशाही खत्म होने और लोकतंत्र के बहाल होने के बाद इसे धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। अगर भारत के पड़ोसी नेपाल की बात की जाए तो नवीनतम जो जनगणना रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक पिछले दशक में नेपाल में हिंदुओं और बौद्धों की आबादी में मामूली गिरावट हुई है, जबकि मुसलमानों और ईसाइयों की आबादी में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। इस्लाम नेपाल में तीसरा सबसे बड़ा धर्म बन चुका है। 2021 में हुई जनगणना के मुताबिक नेपाल में लगभग 15 लाख मुस्लिम रहते हैं, जो वहाँ की जनसंख्या का 5.09% है। ये एक आंकड़े के मुताबिक 2011 में नेपाल में मुस्लिम आबादी 4.39% थी, यानी एक दशक में नेपाल में मुस्लिम आबादी में करीब 0.69% का इजाफा हुआ है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि कौन है ये नेपाली मुसलमान और ये कहाँ से आए हैं। दोस्तों, नेपाल में मुसलमानों की उत्पत्ति और इतिहास इसकी एक दिलचस्प कहानी है। नेपाल मुख्य रूप से हिंदू और बौद्ध बहुल देश है, लेकिन यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में सदियों से मौजूद हैं। 2021 की जनगणना के अनुसार नेपाल की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी करीब 5.09% है, यानी लगभग 14,83,000 लोग। ये ज़्यादातर तेराई क्षेत्र यानी कि नेपाल की दक्षिणी मैदानी इलाके में रहते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों और काठमांडू घाटी में इनकी संख्या कम है। नेपाल में इस्लाम का आगमन मुख्य रूप से व्यापार, प्रवास और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, ना कि किसी सैन्य विजय या फिर जबरन धर्मांतरण से। नेपाल कभी मुस्लिम शासकों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं रहा, बल्कि यहाँ मुसलमान व्यापारियों, कारीगरों और प्रवासियों के रूप में आए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नेपाल में इस्लाम का संपर्क 11वीं शताब्दी से ही हो गया था, जब कश्मीर, तिब्बत और उत्तरी भारत से व्यापारिक मार्गों के जरिए मुस्लिम व्यापारी आते जाते थे, लेकिन स्थायी बसावट की शुरुआत बाद में हुई। 1349 में दिल्ली सल्तनत के शासक के नेतृत्व में एक मुस्लिम सेना ने नेपाल पर हमला किया था, लेकिन यह हमला ज़्यादा दिन नहीं टिका और नेपाल के राज्यों ने इसे रोक दिया। और उसी दौरान कुछ मुस्लिम संपर्क हुआ होगा, लेकिन बड़े पैमाने में बसावट नहीं हुई। नेपाल में मुसलमानों की सबसे पुरानी और प्रमुख बसावट कश्मीरी मुसलमानों से जुड़ी हुई है। 15वीं शताब्दी के अंत में मल्ला वंश के राजा रत्न मल्ला, जो 1482 से 1520 के शासनकाल में कश्मीरी मुस्लिम व्यापारी काठमांडू घाटी में आए। ये व्यापारी ऊन, कालीन और अन्य सामानों को लेकर कश्मीर से लहासा यानी तिब्बत में व्यापार करते थे और काठमांडू उनके रास्ते में पड़ता था। राजा रत्नमल्ला ने इन व्यापारियों को बसने की अनुमति दी क्योंकि वो कुशल कारीगर थे, धातु कार्य, हथियार बनाने और व्यापार में माहिर थे। इनमें से कई काठमांडू, भकतपुर और ललितपुर में बस गए। इसके वंशज आज भी काठमांडू घाटी में रहते हैं और इन्हें कश्मीरी मुसलमान या फिर पहाड़ी मुसलमान कहा जाता है। कुछ अन्य कश्मीरी मुसलमान तिब्बत से व्यापार करते हुए नेपाल आए। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और शिल्पकला से जुड़े हुए थे। नेपाल के राजाओं ने इन्हें दरबार में नौकरी दी, जैसे कि हथियार बनाने या फिर सलाहकार के रूप में। और एक अन्य समूह चुरौटे या फिर चुरौटी मुसलमान हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कि गोरखा, तनहू, शांगजा आदि में चूड़ियों और सौंदर्य प्रसाधन बेचते थे। ये भी कश्मीरी मूल के ही माने जाते हैं। नेपाल के मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी करीब 97% तेराई क्षेत्र में है, जिन्हें मघेसी मुसलमान कहा जाता है। ये भारत के बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों से आए प्रवासियों के वंशज हैं। तेराई नेपाल का मैदानी इलाका है जो भारत की सीमा से सटा हुआ है। यहाँ मुसलमान का आगमन 18वीं से 19वीं शताब्दी में ज़्यादा हुआ, खासकर राणा शासन के दौरान। राणा शासकों ने तेराई की कृषि और अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए भारतीय मुसलमानों को बसने की अनुमति दी थी। कई लोग खेती, मजदूरी और व्यापार के लिए यहाँ पर आए और कुछ मुसलमान पहले से ही तेराई में थे, क्योंकि ये इलाका भारत के मुगल और अन्य मुस्लिम शासकों के प्रभाव में रहा था। नेपाल एकीकरण से पहले तेराई के कई हिस्से भारतीय राज्यों के अधीन थे, लेकिन आज तेराई के जिले जैसे रौतहट, बांके, कपिलवस्तु, परसा, महोत्तरी, वारा और सुनहरी में मुसलमानों की बड़ी आबादी है। ये लोग सांस्कृतिक रूप से भारत के उत्तरी राज्यों के करीब हैं।
भाषा, खान पान और रीति रिवाज सब में समानता है। लेकिन दोस्तों, नेपाल में मुस्लिमों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या का कारण बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान भी बताए जाते हैं, जो भारत के तरह ही नेपाल के लिए भी एक चिंता का विषय बने हुए हैं। इसलिए नेपाल लगातार कई बार मुसलमानों का विरोध करता आया है। लेकिन दोस्तों, नेपाल में मुस्लिमों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या का कारण बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान भी बताए जाते हैं, जो भारत की तरह नेपाल के लिए भी चिंता का विषय बने हुए हैं। इसलिए नेपाल लगातार कई बार मुसलमानों का विरोध करता आया है, जिसकी तस्वीर भी हमने हाल ही के दिनों में कई बार देखने को मिली हमें। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बवाल कब तक शांत होगा। और आखिर में दोस्तों यही कहूँगा कि हिंसा किसी भी चीज़ का रास्ता नहीं है, वो हमेशा हमें नुकसान ही पहुंचाती है। हर मसले का समाधान होता है, उसके लिए मसले पर बात करना ज़रूरी होती है, हिंसा करना नहीं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।